हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट शीएन गजबी। आज बात करेंगे मेडिकल बेसिक नॉलेज हिंदी में। मतलब इसमें आज आपको बताऊंगा कि जो मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल से रिलेटेड जो कोर्सेस हैं और मेडिकल से जो रिलेटेड कोर्स करते हैं, मेडिकल से रिलेटेड जो डिग्री होती है, पैरामेडिकल स्टूडेंट होते हैं, बीएमएस होते हैं, बीएचएमएस होते हैं और हेल्थ वर्कर होते हैं जो मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको बेसिक जानकारी होना चाहिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैसे कि बेसिक पॉइंट के बारे में जो हर किसी को पता होना चाहिए। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड पीएच क्या है, रेस्पिरेशन रेट क्या है, ब्लड शुगर लेवल क्या है, ब्लड क्या है, एचबी क्या है, हीमोग्लोबिन, हार्ट रेट कितना होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कितनी होना चाहिए और ऑक्सीजन लेवल क्या होना चाहिए। तो आज के वीडियो में ये पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट के बारे में जो हर किसी को पता होना चाहिए, ये पॉइंट लिखे हैं जो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला इसमें बात करेंगे ब्लड के बारे में बात करेंगे। एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए, जो नॉर्मल बॉडी है, हेल्दी बॉडी है, उसमें कितना ब्लड होना चाहिए। तो मेल की बात करें तो मेल में होना चाहिए 5 से 6 लीटर होना चाहिए बॉडी में ब्लड, और फीमेल की बात करें तो 4.5 से 5.5 लीटर ब्लड शरीर में होना चाहिए फीमेल बॉडी में। एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए ये वेरी करता है मेल और फीमेल में। ये वेरी करेगा कि फीमेल में और मेल में। तो मेल पर्सन में ब्लड थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल बॉडी पर्सन। देखिए, हमारे ब्लड के अंदर 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती है और एक होती है प्लेटलेट। तो 3 प्रकार की सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती है। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, आप देख सकते हो इसमें आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स होता है, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट होती है। तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे थोड़ा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है। थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी और नॉर्मल प्लेटलेट की बात करते हैं इसमें। तो नॉर्मल आरबीसी मेल्स में जो होती है वो होती है 5.5 मिलियन होती है मेल्स में। नॉर्मल आरबीसी फीमेल में होती है 4.5 से 5 मिलियन। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसमें 6000 से 8000 तक होती है। नॉर्मल प्लेटलेट जो है 1.5 से लेकर 4 लाख तक होती है प्लेटलेट। नॉर्मल रेंज जो है, ये नॉर्मल रेंज थी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की। अब बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की संख्या किस बीमारी में घटती है। ये नॉर्मल है, अब बीमारी होती है तो किस बीमारी में घटती है, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें आरबीसी की संख्या कब घटती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कब घटती है, प्लेटलेट की संख्या कब घटती है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्लेटलेट की बात कर लेते हैं। प्लेटलेट डेंगू के अंदर घटती है। प्लेटलेट कहना चाहिए कि जब डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट है वो घट जाती है। एग्जाम्पल की बात करें, यदि किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ है तो उसके अंदर प्लेटलेट की संख्या घट जाती है। जैसे ही किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ तो उसकी प्लेटलेट 1.5 लाख से घटकर कम हो जाती है। मतलब इसकी रेंज जो है 1.5 लाख से 4 लाख है। तो जिसको डेंगू हुआ है तो उसकी संख्या क्या है, 1.5 लाख से घटकर कम हो जाती है डेंगू जब हो जाता है उस कंडीशन में। डब्ल्यूबीसी की संख्या कब घटती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात करें इसमें तो डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज हो जाता है। डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है यदि किसी पेशेंट को एड्स है। तो एड्स की कंडीशन में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है घट जाती है। आरबीसी की बात करें, यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है, मलेरिया में क्या होता है तो उसकी आरबीसी की संख्या नॉर्मल रेंज से घट जाती है। मलेरिया की कंडीशन में आरबीसी जो है डाउन हो जाती है
घट जाती है। तो तीनों ही सिचुएशन में मैंने आपको बता दिया, कब आरबीसी घटती है, कब डब्ल्यूबीसी घटती है, कब प्लेटलेट घटती है। तो ये आपको पता होना चाहिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सी बीमारी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कम होती है। तो आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन, एचबी जिसे कहा जाता है। हीमोग्लोबिन मेल और फीमेल में वेरी करता है। मेल और फीमेल में हीमोग्लोबिन अलग अलग होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, उसी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो क्या है, लाल दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के वजह से ही हमारी बॉडी का ब्लड जो है लाल दिखाई देता है। मेल का जो हीमोग्लोबिन है वो होता है 13 से लेके 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल का होता है 12 से लेके 15 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये अलग अलग मतलब कहना चाहिए कि मेल और फीमेल में वेरी करता है हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं इसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर, बीपी जिसे कहा जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 से 80 mmHg होता है। यंग अडल्ट में होता है ये देख सकते हो आप, इसमें 120 यंग में जो होता है 120 से लेकर 80 mmHg तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। 150 से 90 mmHg जो है ओल्ड में होता है ब्लड प्रेशर। ये रेंज ओल्ड में नॉर्मल होती है, मतलब जो ओल्ड एज होंगे उनमें 150 से 90 mmHg होती है ब्लड प्रेशर की रेंज, वो इसमें नॉर्मल होती है। होता क्या है, जैसे जैसे ओल्ड एज होती है वैसे वैसे जो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होने लगती है, सख्त होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है ओल्ड एज में। ओल्ड एज होने के साथ साथ जो ब्लड प्रेशर वो 150 से 90 mmHg तक पहुंच जाता है। उस कंडीशन में भी ये नॉर्मल माना जाता है। तो ब्लड प्रेशर एज पर भी मैटर करता है। यदि यही रेंज किसी अडल्ट के अंदर 150 से 90 mmHg आती है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो उसको वहाँ पर अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें 120 और 80 इसका मतलब क्या होता है। तो ये ऊपर वाले का मतलब होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाले का मतलब होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब बात आती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों इनको अलग अलग बोला गया है। जब हमारा जो हार्ट है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन कितना ब्लड प्रेशर है, तो वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये देख सकते हो, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ऊपर वाला 120। और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन जब हमारा ब्लड प्रेशर रिलैक्स कर रहा होता है उस दौरान कितना ब्लड प्रेशर है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल 120 और नीचे वाला जो है 80 डायस्टोलिक होता है। तो नॉर्मल अडल्ट की बात करें इसमें ब्लड प्रेशर जो है 120/80 होना चाहिए, ये नॉर्मल है अडल्ट के लिए। आई होप आप इन दोनों में कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, वो आज आपको क्लियर हो गया होगा, आपका जो कंफ्यूजन है दूर हो गया होगा। 120 इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 180 इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर जो है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापा जाता है, मेजर किया जाता है। ये मरकरी वाला इंस्ट्रूमेंट है जो आपको दिख रहा है, ये मरकरी वाला इंस्ट्रूमेंट है। आजकल डिजिटल आने लगे हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है उसका नाम स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। अब बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर की, कि कितना होने पर लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। लो ब्लड प्रेशर जो है 90 और नीचे वाला 60 mmHg, इतना यदि आ रहा है मेजर करने पर, बीपी लेने पर, सिस्टोलिक जो है 90 और डायस्टोलिक 60 है, तो उस व्यक्ति का लो बीपी हो गया है। ऊपर वाला 90 सिस्टोलिक और नीचे वाला 60 डायस्टोलिक। तो हाई ब्लड प्रेशर बता दिया, नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको बता दिया।
लो ब्लड प्रेशर बता दिया। तो सारी सिचुएशन में आपको क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं हार्ट रेट की, जिसे पल्स रेट भी कहा जाता है। हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन, कि हमारा जो दिल है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, कितनी बार बीट करता है, वो होता है हार्ट रेट। अब पल्स रेट की बात क्या है? पल्स रेट क्या है? पल्स रेट जो है, हार्ट रेट और पल्स रेट एक ही बात होती है। मतलब हार्ट रेट और पल्स रेट एक ही बात होती है। जब हमारा हार्ट एक बार में धड़कता है तो एक पल्स जनरेट होती है। तो इसका मतलब जितनी बार धड़केगा उतनी ही पल्स जनरेट होगी, यानी कि जितनी हार्ट बीट उतनी ही पल्स रेट। तो इसीलिए हार्ट रेट और पल्स रेट कहना चाहिए कि इक्वल होती है। ठीक है, तो कितनी हार्ट रेट होती है? नॉर्मल जो होना चाहिए 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 1 मिनट में 72 हार्ट बीट होना चाहिए, नॉर्मल ये है। और हाई यदि हो रहा है तो 90 से 120 मिनिमम हाई कहलाता है हार्ट रेट, पल्स रेट। तो इसे स्टेथोस्कोप के द्वारा मेज़र किया जाता है। ये आप देख सकते हो, ये स्टेथोस्कोप है, इसके द्वारा इसे सुना जाता है, स्टेथोस्कोप के द्वारा। अब बात कर लेते हैं इसमें रेस्पिरेशन रेट की, कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन रेट कितना होना चाहिए, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार हम सांस लेते हैं। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो अडल्ट का कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 12 से लेके 16 ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए। मतलब 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं तो एक नॉर्मल हेल्थ पर्सन का रेस्पिरेटरी रेट निकल आता है। अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं जो 1 से लेकर 3 महीने तक के हैं, ठीक है, उनका जो इन्फेंट के अंदर उनका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो ज़्यादा होता है, वो 44 होता है। तो वो 1 मिनट में 44 बार सांस लेते हैं। इन्फेंट की बात करें तो वो 1 मिनट में 44 बार सांस लेते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल क्या होता है? अभी ऑक्सीजन लेवल की बात करूं तो वो कितना होना चाहिए, अभी आपने देखा होगा कोरोना के समय में ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा था। जिसका बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल कम था तो उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ गई थी। तो ये ऑक्सीजन की कुछ वैल्यू है, कितना ऑक्सीजन होना चाहिए। 94 जो है नॉर्मल है। देखिए 94% जो है आपका ऑक्सीजन लेवल आता है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है। यदि 95 से लेके 100 तक के बीच में जो ऑक्सीजन लेवल आता है तो ये बहुत ही अच्छा है। और 90 से लेके 93 तक यदि आता है तो लो ऑक्सीजन लेवल है। 80 से लेके 89 तक यदि आता है तो वेरी लो, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। कोरोना के समय में ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता था, नॉर्मल 94 होना चाहिए। और 95 से 100 यदि है तो बहुत अच्छा बेस्ट है। और 90 से 93 यदि है तो लो हो जाता है। और 80 से 89 वेरी लो। तो ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए ये ऑक्सीमीटर है, आप देख सकते हो। इसके द्वारा ऑक्सीजन लेवल, जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहा जाता है, इसके द्वारा चेक किया जाता था। इसके द्वारा चेक किया जाता है। कोरोना में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल मतलब चेक किया जाता था, उसमें यदि नॉर्मल से कम है तो वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती थी, यदि 94 से कम है तो। बात करते हैं इसमें ब्लड शुगर की। ब्लड शुगर क्या होता है? ब्लड शुगर की जो नॉर्मल रेंज होती है होनी चाहिए। ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए? तो ब्लड शुगर की रेंज डिपेंड करती है खाना खाने से पहले आपने ब्लड शुगर टेस्ट कराया या फिर खाना खाने के बाद। ठीक है, डिपेंड करता है। अगर खाना खाने से पहले करवाया है तो इस रेंज के अंदर अगर आपकी जो शुगर लेवल है शो कर रही है तो नॉर्मल है। खाना खाने के बाद करवाया है तो 2 घंटे बाद 70 से 140 mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर फास्टिंग आएगी। जो रेंज 100 से 125 होती है वो खाना खाने से पहले। ये सिचुएशन तो आप
प्री डायबिटिक कंडीशन के शिकार हो जाते हैं। इस कंडीशन में 100 से 125 mg पर डेसीलीटर में प्री डायबिटिक कंडीशन आ जाती है। इसमें अगर 125 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब आप डायबिटिक है, इसका मतलब आपको शुगर हो गई है। ठीक है, आपको इस कंडीशन में डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता होती है। 70 से 140 जो होती है वो पोस्ट प्रेंडियल होती है। ये ग्लूकोमीटर है, इससे ब्लड शुगर जो है चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बॉडी टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? अभी हम बॉडी टेम्परेचर देखते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए। आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 होना चाहिए, लेकिन थर्मामीटर में हम मापते हैं फ़ारेनहाइट के अंदर, इसलिए आपको फ़ारेनहाइट में पता होना चाहिए। अगर आपने थर्मामीटर से चेक किया है, अगर आपका टेम्परेचर 97.5 से 98.6 फ़ारेनहाइट आता है तो वो नॉर्मल होता है। तो आपका टेम्परेचर जो होना चाहिए बॉडी नॉर्मल है, आपको फीवर नहीं है। यदि इस कंडीशन में इसमें आता है 97.5 से लेके 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल रहता है। इसमें यदि आपका टेम्परेचर आता है इस रेंज में तो आपको फीवर नहीं है, आपको बुखार नहीं है, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप ठीक ठाक है। अगर 99 फ़ारेनहाइट आता है तो आपको फीवर है, तो लो फीवर कहना चाहिए इसको। लो फीवर आपको है, ज़्यादा फीवर नहीं है लेकिन थोड़ा फीवर है। ठीक है, 99 है तो आपको लो फीवर है। 100 से 102 फ़ारेनहाइट यदि आता है इसका मतलब आपको हाई फीवर है। ठीक है, फिर आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, इसमें नॉर्मल टेम्परेचर 97 से लेके 98.6 फ़ारेनहाइट जो है नॉर्मल है, और 99 यदि आता है तो लो फीवर है। 100 से 102 आता है तो आपको हाई फीवर है, आपको दिखाने की आवश्यकता है, मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। तो ये थर्मामीटर है जिससे बॉडी टेम्परेचर मापा जाता है। या तो इसको जीभ के नीचे रख के नाप लीजिए या फिर एक्जिला जो है उसके नीचे रख के इसको नापा जाता है। ठीक है, आई होप ये जितने भी पॉइंट थे आपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे और लिख लिए होंगे। ठीक है, और ये आपको समझ भी आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।